नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। अर्थात एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में जहां भी जनरल साइंस आता है बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा कि जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। कोई भी कांच की अगर ऐसी पट्टी हो जिस पे एक तरफ कलई क्रिया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। कोई भी कांच की एक पट्टी हो जिस पे क्या हो, एक तरफ कलई क्रिया हो, दूसरी तरफ से हम लोग क्या करें, अपना फेस देख सके, चेहरा देख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? दर्पण बोला जाता है। ये जो दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी दर्पण? दर्पण होता है दो प्रकार का। एक तो हमारे पास होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा हमारे पास होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है जी? गोलीय दर्पण। अब देखिए, ये जो समतल दर्पण होता है इसकी बाद में हम बात करेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारे पास अवतल, दूसरा हमारे पास क्या होता है जी? उत्तल। अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब ध्यान देना, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा अवतल दर्पण का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह वस्तु को रखी जाती है, वस्तु को अलग अलग जगह पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि वस्तु को अगर हम लोग वक्रता केंद्र पर रख दें तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक होगा कि सीधा होगा, ये सब पूछा जाएगा। वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है ये चीज़। तो चलिए, अब देखिए, कोई भी दर्पण हो, ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या होगा? उत्तल दर्पण सभी लोग जानते हो, अवतल दर्पण सभी लोग जानते हो। ये हमारे पास क्या होता है जी? अवतल दर्पण। ये हमारे पास क्या होता है जी? उत्तल दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है? कलई क्रिया बाहर की तरफ की जाती है और प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है, वो अंदर वाली सतह से होती है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें कलई क्रिया बाहर की तरफ की गई हो और प्रकाश का परावर्तन अंदर की सतह से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? अवतल दर्पण बोलते हैं। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें कलई क्रिया अंदर की तरफ की गई हो, उसमें प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो क्या होगा जी? बाहर के साइड से होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? बाहर के तल से हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब देखो, उत्तल दर्पण में आप लोग को याद रखना है उभरा, उसे याद कर लेना, उभरा। ऐसा जो पेट निकला हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? उत्तल दर्पण होता है। जैसे देखते हो ना कि आजकल जो तोंद निकली होती है लोगों की, वो कौन सा है जी? उत्तल दर्पण है। पेट निकला हुआ उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ उत्तल दर्पण, और जो निचले वाले सतह से अर्थात दबे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन हो उसको हम लोग बोलते हैं जी अवतल दर्पण। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अवतल दर्पण ही रहने वाला है। आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखते हैं और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को कुल 6 जगह पर रखते हैं, 6 जगह पर रखते हैं। पहले नंबर देखो क्या होता है, ये जो फोकस का मुख्य, ये जो हमारे पास ये होता है ना, आर्मेचर जिसको बोलते हैं, परावर्तक तल, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग पी बोलते हैं। पी का मतलब होता है ध्रुव। यहाँ पे जो पी है, पी का मतलब क्या होता है जी? ध्रुव। इसको क्या बोला जाता है? पोल या फिर ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? ध्रुव। और देखो, ये जो एफ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एफ दिखाई दे रहा है, इसको मुख्य फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? मुख्य फोकस बोला जाता है। उसके बाद ये जो सी दिखाई दे रहा है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला पोजीशन हम दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत, यानी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। अब देखो, वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रखते हैं। पहली कंडीशन हमसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए।
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए, मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाए। ये 6 कंडीशन से क्वेश्चन हमसे बनते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो हमारे पास है, ये जो सर्किल आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ध्यान देना, ये जो सर्किल आपको बना हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली में हमें ये बता रहा है कि वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखें हैं। या समझो आप लोग वस्तु को रखा गया है, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो गोल गोल राउंडिंग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या बता रहा है जी? वस्तु हमारी यहाँ पे रखी गई है। अब देखो अगर वस्तु को हम लोग ध्यान देना, और ये जो आप लोग देखो, ये जो आप लोगों को रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, आयत की नुमा आकृति, ये जो आयत दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे आयत सभी दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमें बता रहा है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यानी आपका प्रतिबिंब बनने की स्थिति को दर्शा रहा है। ये समझिए, अगर ये जो सर्किल की बात किया है तो ये किसको दर्शा रहा है जी? वस्तु को रखा गया है। ये जो रेक्टेंगल है, ये आयत है हमारे पास, इसको किसको दर्शा रहा है जी? ये दर्शा रहा है हमारे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछेगा जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो इसका पहला वाला कहाँ है जी? अनंत पे है। तो अब देखेंगे आयत वाला पहला वाला कहाँ है जी? यहाँ फोकस पर। यानी अगर वस्तु हमारे पास अनंत पे स्थित है, कहेगा वस्तु कहाँ स्थित होगी जी? अनंत पर। तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस या फिर हम लोग बोलें यह पर बनेगा। पहला क्वेश्चन है हुआ। अब देखो इस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, ध्यान देना। अब देखो ए वाला जो है ऊपर अगर बन रहा है, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जो एक लाइन गई है इसी रेखा गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के अगर ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा जी? सीधा होगा। और जहाँ सीधा प्रतिबिंब आ जाए, यानी जहाँ सीधा शब्द आ जाए, वो प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अब देखो अगर नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी? उल्टा होता है। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब देखो ये वाला पहला कंडीशन देखो, इसका पहला कंडीशन देखो। पहली बात तो नीचे बन रहा है, पहली बात तो नीचे बन रहा है, और कहाँ बन रहा है जी? मुख्य फोकस पर या फिर फोकस पर बन रहा है। यानी वस्तु को अगर हम लोग अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है जी? मुख्य फोकस यानी एफ पर। और कैसा बनेगा जी? अब देखो कैसा बनेगा जी? एकदम छोटा, एकदम छोटा। एकदम छोटा का मतलब बिंदु के आकार का बनेगा। अगर वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। अगर कोई चीज़ छोटी होती होती चली जाती है ना, वो बिंदु के आकार कर लेती है, आकार का ग्रहण कर लेती है, बिंदु के आकार ग्रहण कर लेती है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होगा? जब वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र, सी क्या है जी? वक्रता केंद्र है, उसके बीच में रख रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ बनेगा जी? अब देखो दूसरा रेक्टेंगल वाला ढूंढो, ये वाला यहाँ पे है ना, ये किसके किसके बीच में है जी? आप लोग देखते हो सी और एफ के बीच में है। अगर हम लोग वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं जी? इन्फिनिटी एंड किसके बीच में जी? हमारे पास क्या है जी? वक्रता केंद्र के बीच में, दोनों के बीच में रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है जी? प्रतिबिंब देखो आप लोग सी और एफ के बीच में बन रहा है क्या? सी और एफ के बीच में बन रहा है क्या? सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब क्या हुआ हमारे पास? फोकस। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब हुआ फोकस। सी और एफ के बीच में बन रहा है। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब ये होगा वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब होगा जी? वस्तु से छोटा। अभी आप लोगों को बता रहे हैं ना, लास्ट में देखना, सब कुछ एकदम याद हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये क्या हो जाएगा जी? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनने वाला है। फिर देखिए तीसरी कंडीशन सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, हमारे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कहेगा अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब उसके आकार का बने, सेम आकार, वस्तु के आकार का बने। तो यही कंडीशन है, ये वक्रता केंद्र ही है। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जा रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा जी? वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर ही बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा होगा। जितने प्रतिबिंब नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, आपको समझ लेना उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक। उल्टा शब्द ही आया ना तो आप लोग वास्तविक समझ लेना। अब देखो ये चौथा वाला जो कंडीशन हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ जी? चौथा कंडीशन कहाँ पर रखा गया है? वस्तु को जब हम लोग कहाँ रख रहे हैं? सी और एफ के बीच में। अब की बार वस्तु को हमने सी और एफ के बीच में रख दिया, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, चौथा वाला देखो रेक्टेंगल कहाँ है? इन्फिनिटी और सी के बीच में, या फिर हम लोग कहें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब देखो ध्यान देना,
आप लोग इसको पकड़ लो, सी को पकड़ लो। सी पे जो प्रतिबिंब बनेगा, सी पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु के बराबर होगा या फिर वस्तु के आकार का, समान आकार का होगा। उसके बाद जो प्रतिबिंब बनेंगे, देखो आप लोग खुद देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगल का साइज है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, यानी ए वाला बराबर, तो इसके बाद वाला क्या होगा जी, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हमारे पास क्या होगा, पांचवा कंडीशन, जब हम लोग वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं जी, फोकस पर, ध्यान देना, वस्तु को हम फोकस पे रख रहे हैं, तो देखेंगे पांचवा वाला कहाँ है जी, रेक्टेंगल यहाँ पे है, और ये कहाँ पे बन रहा है जी, इन्फिनिटी पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कितना होगा जी, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ये वाला प्रतिबिंब क्या होगा जी, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब देखो एक कंडीशन और बचती है यहाँ पे, ये जो है ना 6 नंबर, हम लोग देखेंगे वस्तु को अगर यदि हम लोग क्या करें जी, फोकस ध्रुव और नहीं, फोकस और नहीं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, यानी पी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो अवतल दर्पण में यही एक कंडीशन है जहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बनता है। कहाँ बनता है जी, आभासी बनता है। अब देखो 5 तो यहाँ पे हम लोग बना लिए, ये 5 आयत तो हम लोग बना लिए, लेकिन छठवा बनाने का कोई सही ही नहीं, यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये यहाँ ना बना के हम लोग उधर बनाएंगे, दर्पण के पीछे बनाएंगे और ऊपर की ओर बनाएंगे। अब देखो जैसे ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आया, ध्यान से समझना, प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे आया तो वो बन जाएगा आभासी। प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो होगा वास्तविक। प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे आ रहा है तो कैसा होगा जी, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हम पहले बता दिए कैसे होते हैं जी, सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं जी, सीधे होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं जी, उल्टे होते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो वस्तु, इसकी साइज़ क्या होगी जी, साइज़ तो वस्तु से बड़ी होगी। देखो वस्तु से बड़ी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। सबसे बड़ा कहाँ बनेगा जी, जब हम लोग वस्तु को फोकस पे रखेंगे। कहेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है, कहाँ पे रखने पर, फोकस पे रख दो, सबसे बड़ा बनेगा। एक कंडीशन है जहाँ पे आभासी बनेगा, कहाँ पर रखेंगे जी, जब पी और एफ के बीच में रखेंगे, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा जी, आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया पूरी तरीके से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में हमारे पास क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, देखो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। ध्यान देना, जो अवतल दर्पण होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है जी, ये इकट्ठा करता है, सब जगह से प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है हमारे पास, प्रकाश की किरणों को क्या करता है जी, ये फैलाने का काम करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है जी, फैलाने का काम करता है। तब अगर अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है तो उसके जगह हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। पहला नंबर होता है दंत चिकित्सक में। अच्छा, दंत चिकित्सक में क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा ही प्रकाश, जो अवतल दर्पण द्वारा ही वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेंटल वाले होते हैं ना, डॉक्टर जो होते हैं, दांत के जो चिकित्सक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दांत को क्या करते हैं, उसका बड़ा इमेज करने के लिए, चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। और दूसरा नंबर होता है गाड़ियों के हेडलाइट्स में। अब देखियो गाड़ियों के हेडलाइट्स में क्या होगा, ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा, अर्थात समांतर करने की कोशिश करेगा, यानी और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी लाइट हो, गाड़ी की लाइट हो, हमारे सामने ही दिखाई दे एकदम साइज में। तो इसलिए कहाँ पे किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट्स में इसका यूज किया जाता है। और सर्च लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। सर्च लाइट में यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ भी हमें ज़रूरत होती है कि हमें सामने ही दिखाई दे, हम सामने जा रहे हैं तो सामने ही दिखाई दे, प्रकाश किरण एक समांतर में चलती हुई प्रतीत हो, तो यहाँ भी इसका यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, देखो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बने थोड़ा सा बड़ा बने, थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सही से देख के अपनी दाढ़ी बना सकते हैं। लास्ट नंबर है सोलर कुकर। सोलर कुकर में अभी बताया प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। जो अवतल दर्पण होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, और जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसी का तो इकट्ठा करके हम लोग सोलर कुकर का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये रहा हमारे पास क्या हुआ, अवतल दर्पण का उपयोग। तो आप लोगों के वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग यकीन मानिए, इससे एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है प्रकाश चैप्टर से, तो एक आध क्वेश्चन इससे वाले टॉपिक से बन सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।